Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is lecture 5 MCQ सीरीज़ पॉलिटी का है। जिन्होंने भी बैच में पॉलिटी पढ़ी है या खुद से पॉलिटी पढ़ी है, उसके पढ़ने के बाद MCQ सॉल्व करने चाहिए। अगर आप पहले ही MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। दीज बेसिक MCQs वी हैड स्टार्टेड, हमने हमारा ये फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस MCQ सीरीज़। इसके बाद हम मॉडरेट लेवल और उसके बाद टफेस्ट लेवल की ओर जाएंगे। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है हमारे किसी भी कोर्स में, रजिस्ट्रेशन ओपन है, KS कोर्स में भी, VLW कोर्स में भी और NT JKSSB कोर्स में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज दिस लेक्चर. So the question is, a two-tier system is prescribed by the 73rd Amendment Act 1992 फॉर स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन। देखो पंचायत एक्ट जो हमारा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसने हमें बताया है थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। लेकिन टू टायर सिस्टम किस स्टेट्स के लिए रखा गया है, किन स्टेट्स के लिए टू टायर सिस्टम रखा गया है? जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो कितनी पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन कितनी तक होगी तो उसके लिए टू टायर सिस्टम रखा गया है। सो इसीलिए ये क्वेश्चन है फॉर स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन कितनी लेस देन पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिस अप टू कितनी तक पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसके लिए टू टायर पंचायती राज सिस्टम प्रिस्क्राइब किया गया है बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख एंड नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज 20 लाख। जिस स्टेट की पॉपुलेशन अप टू 20 लाख होती है वो टू टायर पंचायती राज सिस्टम ही रख सकती है, तो वो ब्लॉक लेवल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। If the Election Commission is satisfied that a candidate has failed to lodge an account of election expenses within the prescribed time and in the manner for no good reason or justification, what is the period for which the Election Commission can disqualify him to be a member or from continuing to be a member of the elected office from the date of the order? इसमें क्वेश्चन में ये बताना है इलेक्शन कमीशन ने अगर वो सेटिस्फाई हो गया इलेक्शन कमीशन की किसी कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस का अकाउंट जो है उसने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में नहीं दिया है, तो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकती है उस मेंबर को फ्रॉम मेंबरशिप। तो कितने टाइम के लिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, कितने टाइम के लिए इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ठीक है। ऑप्शंस आर 2 years, 3 years, 4 years एंड 5 years। तो इलेक्शन कमीशन, देखो ये आता है, ये क्वेश्चन RPA एक्ट का ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो सिलेबस में देखे हैं, सिविल सर्विस के सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है फॉर 3 years, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। द टर्म ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज, जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यूनियन लेवल पे आर्टिकल 280 हमें बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो उसकी टर्म कितनी होती है? फाइनेंस कमीशन की टर्म होती है, ऑप्शंस आर 10 years, 5 years एंड 6 years एंड 3 years। सो द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years। 5 year की टर्म होती है फाइनेंस कमीशन की। आफ्टर एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन के साथ आर्टिकल 280 डील करता है। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जिक्र करके है। द फाइनेंस कमीशन इज फाइनेंस कमीशन क्या है? अ परमानेंट बॉडी, एन एनुअल बॉडी, अ ट्राइएनुअल बॉडी, क्विनक्विनियल बॉडी। तो देखो परमानेंट बॉडी, एनुअल बॉडी होता है जो एनुअली ईयरली बने, ट्राइएनुअली जो 3 years के बाद बने, क्विनक्विनियल होता है जो 5 साल के बाद बने। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला जो आफ्टर एवरी 5 years बने, तो इट इज़ अ क्विनक्विनियल बॉडी, क्विनक्विनियल इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आफ्टर एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है यहाँ तक। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया रेस्ट्स विद द इलेक्टोरल रोल जो होता है, इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है इंडिया में? तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होता है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल होता है जिसपे नाम होता है, वोटर्स का नाम होता है। तो इलेक्टोरल रोल बनाने, प्रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको है रिस्पॉन्सिबिलिटी? पार्लियामेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर। तो इलेक्टोरल रोल बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 324। तो इलेक्टोरल रोल जो बनाता है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है,
ठीक है। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ, तो ऑप्शंस आर गिवन। सो सबको ये पता है 370 किस स्टेट के साथ डील करता था, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, लेकिन अब इसको एब्रोगेट किया गया है तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अकॉर्ड स्पेशल स्टेट्स टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें भी आर्टिकल 17 का के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको एब्रोगेट किया गया है। Who was the chairman of the Constituent Assembly? देखो कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? B.R. अम्बेडकर। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले ही B.R. अम्बेडकर देखेंगे तो टिक मारेंगे। तो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? इस 4 ऑप्शन देखे हैं तो राइट ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। टेम्परेरी 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसी को हम मानेंगे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट अडॉप्टेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट ने हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया, जो कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया, किस स्टेट ने अडॉप्ट किया इसको? ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले राजस्थान ने अडॉप्ट किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। और किस डेट पे अडॉप्ट किया गया? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 जब गांधी जयंती होती है, उसी दिन राजस्थान ने सबसे पहले 3 टायर जो पंचायती राज है उसको अडॉप्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटेरियन, प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है, मैंने आपको पढ़ाया, इसमें फेडरल फीचर्स भी पढ़ाए मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको, और यूनिटरी फीचर्स भी पढ़ाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फेडरल फीचर्स नहीं है, इसमें यूनिटरी फीचर्स भी है। ठीक है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल माना जाता है, क्योंकि इट इज़ यूनिटरी इन दिस लेटर, बट इट सुपरेट इज इट इज फेडरल इन लेटर, बट इट इज सुपरेट इज यूनिटरी। तो ज़्यादातर इसकी यूनिटरी फीचर्स हैं, तो इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, परफेक्टली फेडरल है। और अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे वो यूनिटरी है। तो इंडिया क्या है? इंडिया क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फेडरल फीचर्स नहीं है, इसमें यूनिटरी फीचर्स भी है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। मैंने आपको ये सारा कुछ इन डिटेल पढ़ाया है। इंडिया के पास क्या है? बेसिक डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आजकल यही वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे वो तो अभी आम से हो गए हैं। ठीक है। तो इंडिया हैज़ लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? यहाँ पे लिबरलिज्म इसलिए, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। यहाँ पे फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, और रूल ऑफ लॉ है, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज है। तो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल यहाँ पे अपनाए जाते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई है? ऑप्शंस आर 9, 10, 11, 12। सो राइट आंसर इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है। द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स एंश्योर्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 168, 174, 197, 153। सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 168 डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत किस पार्ट में दिया गया है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत का आइडिया, ये नहीं कि पंचायत का ही चैप्टर, पंचायत का चैप्टर हमें पता है अलग से है, पार्ट 9 में है, लेकिन किस चैप्टर में देखे है इसका आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, वो है ऑप्शंस आर गिवन चैप्टर 1, 2, 3, 4, सो इट इज गिवन इन चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4, क्योंकि इसमें बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट, आइडिया ऑफ पंचायत, उसमें आर्टिकल 40 में हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, उसी को फिर शेप दिया गया थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वाला आर्टिकल सेंटर को अलाउ करता है नई स्टेट्स बनाने के लिए? ऑप्शंस आर आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अलाउ करता है सेंटर को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ठीक है, so right option is article 3. The provision of 6th schedule shall not apply in which of the following states? तो provision of 6th schedule मैंने आपको पढ़ाया है, ये किस स्टेट में लगेगा और किस में नहीं। ये 4 स्टेट्स में provision of 6th schedule 4 स्टेट्स में लगता है। सो इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो उसमें नहीं लगता है? मेघालय में बिल्कुल लगता है, त्रिपुरा में भी लगता है, मिजोरम में भी लगता है, और चौथी जो स्टेट है वो है असम। और 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो असम में लगता है। असम, मेघालय, एटीएम यहाँ पे याद रखो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और दूसरा एम होगा ATMM, मिजोरम। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 6th शेड्यूल का जो है प्रोविजन लगता है, लेकिन गोवा में नहीं लगता है क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट्स है, इनमें ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, गोवा में नहीं लगता है। तो ये 4 स्टेट्स में लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अभी बोल रहा था कि मुझे भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो। Which of the following articles of Indian Constitution enunciates fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है? सो ऑप्शंस आर 35, 51, 32, 14। सो द राइट ऑप्शन इज, देखो अगर ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो गए, बेसिकली आर्टिकल 51A है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 51 पे आप टिक कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ठीक है, द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार आपको पढ़ाया कि किस किस आर्टिकल में स्टेट डिफाइन करके हैं, मेंशन करके, आर्टिकल 1, आर्टिकल 8, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 12। सो द राइट ऑप्शन इज यस आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 किस में आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 12 में डिफाइन करके है स्टेट, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें क्यों यहाँ पे द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 12 इज द राइट आंसर, यहाँ पे गलत लिख के हैं ये, आर्टिकल 12। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्शन द फंडामेंटल राइट्स? तो रिट कौन कौन इशू कर सकता है? एक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और कर सकता है हाई कोर्ट। तो किस आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट कर सकता है? देखो सुप्रीम कोर्ट का तो हमें पता है, ये कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर इशू कर सकता है रिट्स? आर्टिकल 226 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 226 के अंदर इशू कर सकता है रिट्स को। So the right answer is Article 226. From the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the constitution of India? तो फेडरेशन हमने कहाँ से लिया है? फेडरेशन वाला जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कहाँ से बोरो किया है? ऑप्शंस आर USA, UK, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो जो प्रोविजन ऑफ फेडरेशन है वो हमने USA से लिया है।
अच्छा सॉरी, फेडरलिज्म तो यूएसए का ही बेसिकली ये है, लेकिन इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो कनाडा का है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है उसके साथ में स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया है। सेंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। जब भी आप देखोगे इमरजेंसी में सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर आप देखोगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वो सेंटर के हाथ में, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन सेंटर के हाथ में, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन सेंटर के हाथ में, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग सेंटर के हाथ में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया है। अगर हम यूएस की बात करेंगे वहाँ पे इक्वल पावर्स है स्टेट्स के पास और सेंटर के पास, लेकिन अगर हम कनाडा की बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। तो हमने कनाडा वाला फेडरेशन जो है अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, क्वासी फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को हम क्वासी फेडरल बोला जाता है। The parliamentary form of government was first introduced in which country? So जो parliamentary form of government इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है, सबसे पहले ये किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है? यूके और ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया? ऑप्शंस पे देखे हैं फ्रांस में। हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वाज अमंग द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रेसिडेंट, सेमी प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल? कौन सा वाला जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की? सो पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट थर्ड। तो मैंने आपको पढ़ा है किस पार्ट में देखे हैं? पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करके है, और पार्ट 4 में क्या देखे हैं? DPSPs। ठीक है, देखो ये है पार्ट थर्ड, ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है। पार्ट 4 जो है DPSPs के रिलेटेड है। पार्ट फर्स्ट जो है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के रिलेटेड है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के रिलेटेड है। मैंने आपको ये पढ़ा है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के रिलेटेड, पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 4 DPSPs के रिलेटेड है, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, और पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और अगर हम पार्ट 5 की बात करेंगे उसमें यूनियन गवर्नमेंट का जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। यहाँ तक समझ आ गया? तो पार्ट थर्ड इज द राइट आंसर। The directive principles incorporated in the Indian Constitution have been inspired by the Constitution of। जो DPSPs है, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा है, DPSPs हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? जो हमारी इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs देखे हैं वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, USA, कनाडा। सो द राइट ऑप्शन इज इट इज़ आयरलैंड। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया है, जो कि पार्ट 4 में है। ठीक है, और जो आर्टिकल्स डील करते हैं DPSPs के साथ दैट इज़ 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, ये हमें सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात बताते हैं। DPSPs हमें सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात बताते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक सफिशेंट है आज। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आप कंटिन्यू चाहते हैं ये सीरीज़ कि नहीं। मैंने MCQ जो है मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैंने स्टार्ट की है आज से। वो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री MCQs। इस जो पॉलिटी है उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है पॉलिटी MCQs, और अलग से प्लेलिस्ट दोनों के बने हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं जो ये MCQ लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं, उसी प्लेलिस्ट में आपको सेव करके मिलेंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करनी है बैच में, रजिस्ट्रेशन ओपन है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।